Hello friends, today we are going to discuss the origin and evolution of the earth। इसमें हम जानेंगे कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके डिफरेंट स्टेजेस को हम पढ़ेंगे। तो इसके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरी दी गई है और हर थ्योरी में कुछ न कुछ एजम्पशंस माना गया है, लिया गया है। तो एक प्रोफेसर जो ये अर्ली थ्योरीज है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग में कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो प्रोफेसर इमैनुअल कांत एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1755 में एक थ्योरी दी जिसे गैसियस थ्योरी ऑफ कांत भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम प्राइमोडियल मैटर वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। इन्होंने इस प्राइमोडियल मैटर माना। प्राइमोडियल मतलब स्टार्टिंग में जो मैटर था, जो यूनिवर्स था, उसको एक इन्होंने प्राइमोडियल मैटर माना। इन्होंने बताया कि इस प्राइमोडियल मैटर में जो पार्टिकल है वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बराबर रूप से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ शेप ऑफ स्मॉल पार्टिकल के रूप में इसमें इवनली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो क्या थे, ये कोल्ड रूप में थे, सॉलिड और मोशनलेस थे। ये जो पार्टिकल थे ये मोशनलेस फॉर्म में थे। जो प्राइमोडियल मैटर है इसको स्लोली रोटेटिंग क्लाउड, इसकी ये स्लोली रोटेट कर रहा था, इसको स्लोली रोटेटिंग क्लाउड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्लोली रोटेट कर रहा था। ड्यू टू रोटेशन पार्टिकल बिगेन टू कोलाइड। इसके रोटेशन की, प्राइमोडियल क्लाउड्स के रोटेशन के कारण जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे जो मोशनलेस में थे वो एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे से कोलाइड करने लगे। और कोलाइड करने से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज और रैंडम मोशन स्टार्ट। इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा और इनके बीच में रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैटर स्टार्ट रोटेटिंग विथ क्लाउड्स रोटेटिंग मोशन। अब क्या हुआ कि जब ये तो इसके अंदर का जो पार्ट था वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, अब ये मैटर्स भी जो थे इसी के साथ में, इसी के डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। ये जो रोटेटिंग क्लाउड था बाद में इसको नेबुला का नाम दिया गया। प्राइमोडियल मैटर्स कन्वर्टेड इनटू नेबुला, ये नेबुला में कन्वर्ट हो गया। विच स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस वेरी फास्टली, और वो अपने एक्सिस पर काफ़ी फास्टली रोटेट करने लगा। और जो इसके चारों तरफ जो स्मॉल पार्टिकल्स थे जो उसके साथ इसी डायरेक्शन में एक रोटेटरी मोशन में जो इसके साथ रोटेट करने लगे थे, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब इसकी स्पीड बढ़ी तो इस पर जो लगने वाला बाहर वाला जो फोर्स, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और इन दो पार्टिकल, इसके अंदर जो पार्टिकल थे उनके बीच में काम करने वाला ग्रेविटेशनल पुल, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो इस मैटर्स को बाहर की तरफ खींचने लगा। और ये फिर क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ कि ये इस रिंग को तोड़कर और बाहर निकल गए और बाहर एक अपना रिंग तैयार कर लिए। ऐसे डिफरेंट रिंग्स बन गए और इसमें ये मैटर्स जो थे इकट्ठा होने लगे। और ये जो मैटर धीरे धीरे इस कंसेंट्रिक रिंग्स में इकट्ठा होते एक प्लैनेट्स के रूप में इन्होंने डेवलप हो गया ये। तो ये इनका जो कंसेप्ट था इमैनुअल कांत के हिसाब से, उन्होंने ये बताया कि कैसे जो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि हाउ टेम्परेचर राइज सो ड्यू टू कोलिजन। अब इन दो मैटर्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे, इनके अंदर का कोलिजन होने से कैसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ जिससे कि ये नेबुला का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड क्या था, वाई ओनली 9 रिंग्स फॉर्म्ड। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगा तो ये इसमें से मैटर्स निकल के बाहर की तरफ आए। जब बाहर की तरफ आए तो सिर्फ 9 रिंग ही क्यों बना,
और ज़्यादा क्यों नहीं बने और कम क्यों नहीं बने, तो इस चीज़ को इन्होंने डिफाइन अच्छा से नहीं कर पाए। अब इसके बाद जो था एक अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, उसको देखेंगे हम। इसमें जो था, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो लैपलेस थे। लैपलेस ने अपना जो है, उसको एडजस्ट कर लिया जाए। लैपलेस ने जो था 1796 में फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू हिम प्राइमोर्डियल बॉडी वाज इंटेंसिवली हॉट एंड रोटेटिंग गैस मासेस। अब जो इमैनुअल कांट से जो क्वेश्चन एराइज किया गया था कि बताइए कि उस कोलिजन के कारण कैसे इतनी टेम्परेचर बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया, एजम्पशन से लेना था, तो कोई कुछ भी एज्यूम करके बता सकता है उस चीज़ को। तो इन्होंने पहले ही एज्यूम कर लिया कि जो प्राइमोर्डियल बॉडी था, प्राइमोर्डियल मैटर था, वो क्या था, इंटेंसिवली हॉट था, पहले से ही गर्म था, और रोटेटिंग गैस मासेस, और एक गैसियस क्लाउड था जो काफ़ी हॉट था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इसमें से हीट निकल रहा है, ठीक है। द हॉट एंड स्लो रोटेटिंग गैस मास कॉल्ड नेबुला, और इन्होंने जो था ये हॉट एंड स्लो रोटेटिंग गैस जो था उसको नेबुला कहा, विच इज़ कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। नेबुला वाज कूलिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आउटर सरफेस थ्रू रेडिएशन। अब ये जो स्लो रोटेट कर रहा था, तो स्लो रोटेशन करने से क्या हुआ कि इसकी जो बाहर के सरफेस पे जो ये मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे कोल्ड होना स्टार्ट हुए। कैसे, रेडिएशन के कारण। रेडिएशन के कारण इन्होंने अपनी हीट जो है वो हीट लॉस हुआ इनका, और धीरे धीरे ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जानते हैं हम, कोई भी चीज़ जब ठंडा होती है तो क्या करती है, श्रिंक करती है, सिकुड़ती है, जिससे क्या होता है, उसके साइज़ में, उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा हो गया। अब साइज़ छोटा होने से क्या हो गया, साइज छोटा होने से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई आफ्टर श्रिंकेज। श्रिंकेज होने से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसकी जो स्टार्टिंग में इसकी रोटेशन क्या थी, स्लो रोटेशन थी, और स्लो रोटेशन कब इंक्रीज हो गई, जब ये श्रिंक हुआ। यही चीज़ इमैनुअल कांट ने बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ी, ठीक है। उस चीज़ को लैपलेस ने यहाँ बताया कि ये श्रिंक होने के कारण, कोल्ड होने के कारण श्रिंक हुआ, और श्रिंक होने के कारण से इसकी वेलोसिटी है वो बढ़ गई। अब उसी चीज़ को अब जैसे ये कोल्ड हुआ और इसकी स्पीड बढ़ी, तो इसके बाहर भी लगने वाला जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, सेम चीज़ है, फिर वहीं उसी चीज़ को आगे ले जाएंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पर लगने वाला था वो बाहर की तरफ लगने लगा, और अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो रहता है जो बैलेंस करता है। लेकिन जब वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इन मैटर्स पर लग रहा है वो इनके अंदर जो काम करने वाला ग्रेविटेशनल पुल है उससे वो ज़्यादा हो जाएगा, जो इसको बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ इसको पुल करेगा। और फिर क्या हुआ, रिंग मूव्ड अवे, फिर वहीं रिंग जो है, रिंग इससे बाहर की तरफ आया, एंड ब्रोकन इनटू मेनी रिंग्स, और बहुत सारे रिंग्स में ये टूट गया। आफ्टर कूलिंग बिकम प्लैनेट, और जो ये मैटर थे ये एक दूसरे पे इकट्ठा होते होते, एक्यूमुलेट होते होते इन्होंने प्लैनेट्स का रूप ले लिया। तो बेसिकली जो लैपलेस थे, इन्होंने बताया कि पहले चीज़ उनसे इमैनुअल कांट से अलग इन्होंने क्या बताया कि जो स्टार्टिंग में जो था प्रीमोर्डियल बॉडी जो था वो एक इंटेंसिवली हॉट था, और उन्होंने बताया था क्या कि वो कोल्ड था।
और इसकी स्पीड कैसे बढ़ी इन्होंने बताया कि जैसे ये कोल्ड होके श्रिंक हुआ, इससे इसकी स्पीड बढ़ गई। सो ये था। फिर इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, इनसे भी वही चीज़ पूछा गया कि भाई आप बताइए कि वाई 9 रिंग्स फ्रॉम, सिर्फ 9 रिंग ही क्यों फॉर्म हुए और ज़्यादा क्यों नहीं हुए, ठीक है। और दूसरा चीज़ इनसे पूछा गया कि इन्होंने बताया कि जैसे ये बीच में नेबुला है जो काफ़ी हॉट है, और इससे जैसे जैसे दूर जाते गए पार्टिकल्स वो ठंडा होते गए। तो इनसे पूछा गया कि ठीक है आप बताइए, जैसे हम जब देखते हैं प्लैनेट्स के क्रोनोलॉजी को, क्रम को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, अर्थ के बाद है। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सब तो सॉलिड फॉर्म में है। बट जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैसियस फॉर्म में है। फिर ये कैसे पॉसिबल है, वो तो अर्थ से दूर हैं, अर्थ से दूर हैं तो फिर इनको फिर सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये लैपलेस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके बाद फर्दर समय बीतता गया और नई नई स्टडी होती गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके बाद से चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने अपनी थ्योरी दी। इन 1900 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इनमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू देम दे पुट फॉरवर्ड प्लेंसिबल हाइपोथेसिस। प्लेंसिबल हाइपोथेसिस में क्या है, इन्होंने एज्यूम किया, दे एज्यूम, सब कोई जो भी अपनी थ्योरी देता था कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके देता था, कुछ ना कुछ एज्यूम करके, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था इसको कोई क्लियरली डेफिनेटली ना कोई बता सकता है, ना कोई विटनेस दे सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एक एज्यूम करते हैं, एक एजम्पशन दे सकते हैं कि क्या हुआ होगा, उसी के बेस पर हम सारी चीज़ें अपनी थ्योरी देते हैं। तो इसमें दे एज्यूम्स 2 हेवनली बॉडी। अभी तक जो था इमैनुअल कांत और लैपलेस, वो क्या मान रहे थे, एक ने कोल्ड नेबुला माना और दूसरे ने हॉट नेबुला माना, ठीक है। मतलब एक ही आपके जो है एक ही क्लाउड्स को वो लोग प्राइमोर्डियल मैटर को मान रहे थे। लेकिन चैम्बरलेन और मोल्टन ने, इन्होंने माना कि एक नहीं 2 हेवनली बॉडी थी। एक क्या था, एक हमारा प्रोटोसन था और दूसरा क्या था, कैंपेनियन स्टार था, और उसके साथ में क्या था, कैंपेनियन स्टार था। जो प्रोटोसन था जो बीच में, ये सर्कुलर इन शेप था, सर्कुलर इन शेप है, और इसी के पास से एक स्टार गुजरता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ए वंडरिंग स्टार विच आर हैवियर देन सन अप्रोचेज द सन एंड एक्सर्टेड द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो एक स्टार होता है जो सन से काफ़ी हैवी होता है, वो सन के पास से गुजरता है, पास होता है। अब चूँकि ये स्टार्स की जो है इसकी मास सन से ज़्यादा है, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ होता है, ये जब सन के पास से गुजरता है तो सन की जो ये बाहर की जो चीज़ें हैं, ये जो इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके बाहर के जो मैटर्स थे वो इसको, ये जो स्टार है इसको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और एज ए रिजल्ट ए सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम। और ये जो प्राइमोर्डियल मैटर था, इसमें से क्या हुआ, जब ये स्टार इससे पास होकर जब दूर से दूर जाने लगा तो इसमें से क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे मैटर्स तोड़ के उसको बाहर कर लिया, ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाहर कर लिया। वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इनके बीच में काम करने वाले जो ग्रेविटेशनल पुल था उससे ज़्यादा हुआ, इसलिए वो तोड़ के इसको बाहर कर दिया। और एज द स्टार मूव अवे डस्ट मटेरियल स्टार्ट रिवॉल्विंग सन एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटेड आफ्टर कूल्ड। इसमें जो डस्ट मटेरियल और पार्टिकल जो थे जो बाहर आए हुए थे वो इसके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे और
अब जब ये निकले, जब डस्ट पार्टिकल निकले तो किस क्रम में निकले? ये एक सिगार शेप्ड, ये देखिए, एक ये आप देख सकते हैं इस शेप में ये बाहर है। इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, इस शेप में ये बाहर है। जैसे आपका पहले जो ये निकला, फिर ये निकला, ये छोटे छोटे पार्टिकल निकले और एक दूसरे से एक्युमुलेट होते होते जैसे जैसे ठंडा होते गए और एक्युमुलेट होते गए, ये क्या किए, ये प्लैनेट्स का रूप ले लिए। अब इसको क्या बुलाता है? इसको सिगार शेप क्यों बुलाता है? आप इसको देखिए, ये जो है ये हमारे प्लैनेट्स हो गए जो निकले, और ये सन हो गया ये। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिगार का शेप ले लेता है। यहाँ से धुआं निकलता है सिगार में, और यहाँ से इसको, और ये स्टार है जो रन अवे चला गया, और इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये बाहर आ गए। तो जो ये जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इसका क्रम है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे ये सन से जो इसका डिस्टेंस है उस वाइज कैसे याद करेंगे? माई वेरी एक्सपेंसिव मदर जस्ट सेड अस 9 प्लैनेट्स। कैसे? माई वेरी एक्सपेंसिव मदर जस्ट सेड अस 9 प्लैनेट मीन्स माई मरकरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी तो विनस, एक्सपेंसिव मतलब अर्थ, मदर मार्स, ये हो गए हमारे 4। जस्ट जुपिटर, सेड सैटर्न, उसके बाद सेड अस यूरेनस और नेपच्यून। पहले नेपच्यून को प्लैनेट मानते थे, अब इसको नहीं कंसिडर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सॉरी प्लूटो जो है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, नेपच्यून को करते हैं। तो ये जो है 4 जो है स्टार्टिंग के, ये सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? गैसियस प्लैनेट के अलावा इसको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जोवियन प्लैनेट्स क्या है, तो वही गैसियस प्लैनेट होते हैं ये। अब इसमें जो है मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड पाया जाता है। ये क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने इसे याद रखा है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, एम से मार्स और जी से जुपिटर, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन के बीच में जो है एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैम्बरलैन और मॉल्टन ने, इन्होंने यही जम्पशंस किया था कि 2 हेवनली बॉडी है और एक स्टार इसके पास से गुजरा, उसने अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसमें से कुछ मैटर्स निकाल लिए जो बाहर ठंडा होके एक्युमुलेट होके सर्किल बनाए और वो 9 रिंग्स डेवलप कर लिए। सो सारे लोग घुमा फिरा के वही चीज़ें बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दे रहे हैं। जैसे आपका जो इसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे, जो प्रोफेसर इमैनुअल कांत थे, इन्होंने बोला कि जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो क्या था? एक कोल्ड बॉडी था। ठीक है, फिर आप देखेंगे लैपलेस ने जो एज्यूम किया, उन्होंने उसको हॉट नेबुला बोला कि वो स्टार्टिंग से ही वो हॉट था। फिर चैम्बरलेन एंड मॉल्टन ने बताया कि नहीं, नेबुला एक अलग था और 2 हेवनली बॉडी, एक सन था, जो सन मतलब नेबुला के फॉर्म में था, और एक कैंपेनियन स्टार था जिसके पुल के कारण वो प्लैनेट्स डेवलप हुए। ठीक है, इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जैसे सर जेम्स जीन्स। इन्होंने 1990 में एक टाइडल हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने उस चीज़ को
टाइटल माना और टाइटल मान के अपनी हाइपोथेसिस दी। फिर आप हैरोल्ड जेफरे, इन्होंने 1929 में एक थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू हिम सन वाज गैसियस मास, इन्होंने बताया कि सन जो है वो गैसियस मास है, एंड कंपेनियन वाज सेवरल टाइम हैवियर देन सन, और जो कंपेनियन है, जो कंपेनियन स्टार जो था, इन्होंने सन को एक गैसियस मास बताया। इन्होंने क्या थोड़ा सा अलग किया कि इन्होंने गैसियस मास बताया, और जो था, जो स्टार जो था कंपेनियन स्टार, जिसके कारण ये प्लैनेट निकले और ये बने, जिसके कारण ये प्लैनेट निकले और बने। तो इन्होंने बताया कि ये आपका जो स्टार जो था काफ़ी हैवी था सन के कंपेयर में, जिसके कारण, जिसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये चीज़ बने। सो इनकी जो थ्योरी है पॉपुलरली नोन एज बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी इसको बोला गया। बाइनरी मतलब कि एक सन हो गया और एक कंपेनियन स्टार हो गया, दो चीज़ मतलब बाइनरी हो गया इनका। ठीक है, इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी में क्या है, ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजेस्कर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1950 में अपना थ्योरी दिया। इसके हिसाब से क्या था, दे रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, इन्होंने भी जो नेबुलर थ्योरी को रिवाइज किया, एंड सेड सन इज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। इन्होंने क्या बोला कि सन जो है वो सोलर नेबुला से घिरा हुआ है। ठीक है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस को ही आगे बढ़ा रहा है, जो पहले बोला गया था नेबुला की कि इसमें एक सन है और उसके अंदर ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि सन के अलावा, ठीक है, सन्स के चारों तरफ सराउंडिंग में एक सोलर नेबुला है। फर्स्ट टाइम दे टोल्ड अबाउट एनी गैस दैट इज कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने बताया जो सोलर नेबुला है इसके चारों तरफ जो गैसियस क्लाउड है, सन के चारों तरफ जो गैसियस क्लाउड है, सोलर नेबुला जो है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन करता है। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है गैसेस के बारे में क्लियरली बताया। सो इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर आफ्टर फ्रिक्शन एंड कोलिजन। अब ये तो सबने बताया कि ये जो हमारा जो प्राइमोडियल मैटर था, किसी ने प्राइमोडियल मैटर बताया, किसी ने इसको नेबुला बताया, किसी ने कोल्ड बताया, किसी ने हॉट बताया, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही इसमें स्लोली मोशन हो रहा था। तब इन्होंने इसमें जब मोशन हो रहा था तो उसके साथ साथ में जो ये इन्होंने डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिया था। तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर में जो था मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे से कोलाइड करने लगे, और कोलाइड करने से फिर इनका भी अपना इसकी एनर्जी बढ़ी, कोलिजन से, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से इसमें कोलिजन बढ़ा, और फॉर्म प्लैनेट दे कंडेंस बाय एक्रेशन। और इन्होंने एक नया टर्म दिया एक्रेशन। वही जो सारी चीज़ें सेम इसमें होंगी कि ये जो मैटर्स जो है ये भी जो इसके साथ आपके सन के साथ रोटेट कर इसी के डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, और इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा तो बाहर आके वो रिंग बनाएंगे। इसमें क्या हुआ कि ये इन्होंने तीन चीज़ बताया कि एक तो एक्रीशन हुआ, दूसरा डिस्क शेप, ये डिस्क का शेप ले लिए चारों तरफ इसके, और इसमें जो है आके जो मैटर्स बाहर जो एक्यूमुलेट होने लगे, एक्रीशन का टर्म दिया कि बाहर आके ये मॉलिक्यूल्स जो थे एक्रीट होने लगे, और एक्रीट होकर इकट्ठा होकर ठंडा होकर इन्होंने किस चीज़ का, ये प्लैनेट्स का फॉर्म ले लिया। तो ये ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजेस्कर ने 1950 में ये अपना हाइपोथेसिस दिया। ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में।
ये तो सारी जो थी ये हमारी ओल्ड थ्योरी थी, अर्ली थ्योरी थी। अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरी के बारे में। तो मॉडर्न थ्योरी कौन सी है? मॉडर्न थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। इन 1920 एडविन हबल प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एडविन हबल जो थे उन्होंने एक एविडेंस दिया जिससे प्रूव हुआ कि यूनिवर्स जो है हमारा वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड इन 1950, 1960 एंड वैलिडेटेड इन 1972। ये पेश किया गया 50 और 60 में, और इसको जो है वैलिडेशन है वो कब मिला? 1972 में मिला। इट इज़ बिलीव्ड दैट इन स्टार्टिंग होल यूनिवर्स वाज लाइक टीनी बॉल। ठीक है, होल होगा, होल यूनिवर्स वाज टीनी बॉल। जो पूरा हमारा यूनिवर्स था एक छोटा सा टाइनी बॉल की तरह था। विच हैव डेंसिटी इन्फिनिटी, जिसकी डेंसिटी जो थी वो इनफाइनाइट थी, और उसका टेम्परेचर भी था वो भी इनफाइनाइट था। तो छोटा होने में के बावजूद भी उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। फिर क्या हुआ? उसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोडेड वायलेंटली। एक एक्सप्लोजन होता है काफ़ी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत कम समय के अंदर बहुत वायलेंटली एक एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन कब होता है? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो होता है। ठीक है, अभी जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन से क्या क्या निकलता है? गैसेस निकलते हैं, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और भी बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, और एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है, स्पेस निकलता है, मैटर, मास निकलते हैं, और टाइम भी निकलते हैं, ऐसा बताया गया इसमें। जैसा कि आपका आइंस्टीन की जो थ्योरी है, इन्होंने क्या बताया था कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो है एनर्जी जो है वो किस में? मास में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ? जब एक्सप्लोजन हुआ तो फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म विद इन 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर पहला एटम जो है वहाँ से बना। टेम्परेचर ड्रॉप्ड 4500 केल्विन in 3 lakhs year, within 3 lakhs year, and gave rise to the atomic matters। 3 लाख ईयर्स के भीतर जो है 4500 केल्विन टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडा हुआ, और राइज इन एटॉमिक मैटर्स, और एटॉमिक मैटर्स में ग्रोथ हुआ, राइज हुआ। एंड यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और हमारा जो यूनिवर्स जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी डायग्राम आप जितना अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे, इसको शो करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सपोज़ अगर हम लोग स्लाइड्स देख रहे हैं उसमें डायग्राम तो हमें काफ़ी अच्छे अच्छे दिख जाएंगे, बट उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे साथ डिफ़िकल्टीज आएगी, उसको ड्रॉ कैसे करें। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो टाइनी बॉल था इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। एक सिंगल पार्टिकल से, एक सिंगल चीज़ से सारे हमारे यूनिवर्स का क्या फॉर्मेशन हुआ। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, एक तो एक पार्ट लिया गया है, ये चारों डायरेक्शन में हुआ, सब टोटल सारे डायरेक्शन में ये एक्सप्लोजन हुआ। और इसके बाद से जो 13.7 बिलियन ईयर एगो जो था इसका एक्सप्लोजन हुआ। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब देखिए होता क्या है कि एक्सप्लोजन में बहुत सारे गैसेस निकले। अब आपको पता है कि जो एटम बम या हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम वगैरह जब इसमें एक्सप्लोजन होता है तो एक दूसरे से रिएक्शन करके ये क्या होता है, एक्सप्लोड करते रहते हैं, और एक बार
किसी जगह पर फोड़ दिया गया तो काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक वो फटते रहते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करके फटते रहते हैं। वैसे ही इसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन काफ़ी धमाकेदार था और आज भी उसमें एक्सप्लोजन होता ही है, होता रह रहा है और आज भी जो यूनिवर्स है हमारा वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये 13.7 मिलियन ईयर्स एगो ये आपका एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो जो हमारा स्टार का निर्माण हुआ, फिर गैलेक्सी का निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें इसमें हुआ, सब इसमें प्लैनेट्स वगैरह बने, ये सब है। तो ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी बोलते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं एक दूसरी मॉडर्न थ्योरी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी को किसने दिया? बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड होयले ने इसको डेवलप दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट, ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, बट it does not change its appearance over the time. That is, no beginning, no end. स्टडी स्टेट थ्योरी के ये मानती है कि जो है हमारा जो यूनिवर्स है वो जैसा पहले था वैसा आज भी है, वैसे ही रहेगा। ना इसका कोई बिगिनिंग हुआ है और ना ही इसका कोई एंड होगा। ये ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये भले ही मानता हो कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बट चेंज इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसकी अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग नहीं आ रही है। कैसे, वो देखते हैं हम। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक आपका जो एक छोटा सा बॉल है, इसकी जो डेंसिटी है इसकी चेंज होके इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बड़ा हो गया, बट इसकी जो डेंसिटी है, जितनी डेंसिटी पहले थी उतनी ही डेंसिटी अभी भी है। फिर इसका साइज में ग्रोथ होता है, बट जो डेंसिटी आप देखेंगे, डेंसिटी इसका जो है अभी भी सेम है। तो इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत को, इस स्टडी स्टेट थ्योरी को माना कि चीज़ों का एक्सपेंशन तो हो रहा है, बड़ी तो दिखने में हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो था उसमें चेंजिंग कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले थे, जितना पहले डेंसिटी थी उतना ही अभी भी उसकी डेंसिटी है। सपोज जैसे हमारे यूनिवर्स में जो है बहुत सारे स्टार पैदा होते हैं और कुछ स्टार मरते भी रहते हैं, कुछ गैलेक्सी बड़ी होती हैं, कुछ श्रिंक भी होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ओवरऑल जो है हमारी यूनिवर्स वो मेंटेन्ड है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, जैसा वो पहले था बाद में। ये थ्योरी जो है इसके बिगिनिंग जो थी, इसके बिगिनिंग वो हमारे ये पहले से ही ऐसे ही बिगिन था और ऐसे ही एंड रहेगा। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ इस हिसाब से, इसलिए इसको नाम दिया गया स्टडी स्टेट थ्योरी। जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। अब हम देखते हैं एक दूसरी थ्योरी है ये पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूनिवर्स इज सपोज टू एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली। इसके हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है एक बार क्या होता है, एक बार एक्सपेंड करता है, दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार एक्सपेंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अभी जो है हमारा यूनिवर्स जो क्या है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो है मॉडर्न थ्योरी थी, और इसमें जो है मैं ज़्यादा फोकस करना है बिग बैंग थ्योरी पर, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है। ये हमारा जो है काफ़ी, इसको जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हमारी आज का हमारा लेक्चर रहा, जिसमें हम लोगों ने जाना, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं फटाफट। ठीक है, आज हमने डिस्कस क्या ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ,
कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले इमैनुअल कांत जो थे उन्होंने क्या बोला, एक प्राइमोर्डियल मैटर था, जो यूनिवर्स था ये उसको प्राइमोर्डियल मैटर मान के इन्होंने बताया कि वो क्या था, प्राइमोर्डियल मैटर जो था स्लोली रोटेटिंग क्लाउड के रूप में था, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, उसके अंदर जो मैटर्स थे वो क्या थे, कोल्ड थे, सॉलिड फॉर्म में थे और मोशनलेस में थे। लेकिन जैसे जैसे ये स्लोली रोटेटिंग क्लाउड जो था अपने एक्सिस पर रोटेट स्लो करता रहा, तो इनमें मैटर में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, जिगजैग कोलिजन हुआ। फिर उसके साथ में ये जिस एक्सिस पर जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में भी घूमने लगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर निकल के रिंग्स में ऐसे इकट्ठा होकर प्लैनेट्स का निर्माण कर लिया। तो इन्होंने क्या बताया, जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो कोल्ड था, स्लोली रोटेटिंग क्लाउड था, इन्होंने ये बताया। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया कि आपका इतना टेम्परेचर कैसे राइज हो गया, तो इन्होंने उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाया। फिर उस चीज़ को लैप्लेस आते हैं 1796 में, लैप्लेस बताते हैं कि कैसे, इन्होंने ये एजम्पशन करते हैं कि जो रोटेटिंग प्राइमोर्डियल मैटर था वो पहले से ही गर्म था, इंटेंसिवली हॉट था और रोटेटिंग गैसेस मासेस था। तो इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, उस क्वेश्चन को कि कहाँ से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई थी। तो इन्होंने बताया कि ये एक नेबुला है। ठीक है, और नेबुला आपको पता ही क्या होता है, वो आपको गैसेस मासेस होता है, और इसको नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और सेम कंडीशन इसमें हुआ, वो रोटेट करने लगा, रोटेट करते करते इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आया और रिंग शेप में उन्होंने प्लेनेट का निर्माण किया। तो ये लैप्लेस का था, जिन्होंने इन्होंने कोल्ड बताया था और लैप्लेस ने इसको हॉट बताया। फिर चैम्बरलेन और माल्टन ने 1900 में आपका ये 2 हेवनली बॉडी थ्योरी दिया, जिसमें एक प्रोटोसन था और एक कंपेनियन स्टार था। कंपेनियन स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सब प्लैनेट्स बाहर आए और इन प्लैनेट का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग पढ़े कि ये सॉलिड, आगे के जो 4 हैं वो सॉलिड प्लैनेट्स हैं और पीछे के जो 4 हैं वो गैसियस और जोवियन प्लैनेट्स हैं। बीच में क्या आता है, माइकल जैक्सन मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, फिर ये छोटी छोटी 2 थ्योरी थी। फिर ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजर 1915 में इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बारे में क्लियरली बताया, और इन्होंने डिस्क शेप बताया। डिस्क शेप में भी वही सेम चीज़ हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ और बाहर आके अपना रिंग शेप में प्लैनेट का निर्माण करते हैं। ये ऑटो स्मिथ जो थे, इन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, मीन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गैस एंड डस्ट पार्टिकल स्कैटर्ड इन यूनिवर्स। इनका मानना था कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल आर स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स। ये हमारी रही बिग बैंग थ्योरी, जहाँ पर एक सिंगुलैरिटी, एक सिंगल मैटर होता है, उसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में से गैसेस निकलते हैं, एनर्जी निकलती है, स्पेस निकलती है, मैटर निकलते हैं और टाइम निकलता है। ये सब चीज़ें इनमें से निकलती हैं और धीरे धीरे जो है इसमें से हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें इससे होती है। आप देख सकते हैं इसको। सो यही रहा हमारा, हमने देखा कि कैसे हमारा जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ होता है। डिफरेंट थ्योरी को हमने डिस्कस किया और इसमें हमारी अर्ली थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस किया। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री पर जो जीवों का विकास हुआ, जो उनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे धीरे धीरे कैसे हुआ, पहले कौन सा पहाड़ आया, कौन से पर्वत आए, कौन से माउंटेन आए, ठीक है, कौन से जीव आए, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक टेबल के माध्यम से क्रोनोलॉजी से उसको हम रीड करेंगे। सो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।